दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। एबीपी न्यूज के हमारे तमाम दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गा की आप पर विशेष कृपा बनी रहे, आपकी आस्था फलीभूत हो। और मैं इसी के साथ एक विशेष प्रार्थना भी करना चाहूंगी कि अपनी आस्था थोड़ी सी संभाल कर रखें, क्योंकि आस्था के आहत होने का सीजन भी आ चुका है। नवरात्रि शुरू होते ही विवादों की दोनों खिड़कियां फिर खुल गई हैं और नवरात्रि पर सनातन का अघोषित कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है। पहला विवाद है, क्या हमारे मुसलमान हिंदू आस्था के सम्मान में 9 दिन के लिए अपनी मीट शॉप बंद नहीं रख सकते? 9 दिन की क्या कायदे से 7 दिन की बात है, क्योंकि 2 दिन तो वैसे भी मंगलवार पड़ रहा है। दूसरा विवाद यह है कि जो लोग मां दुर्गा को मानते ही नहीं हैं, जिनके मजहब में पूजा है ही नहीं, तो फिर उन्हें गरबा पंडालों में क्यों घुसना है? हिंदू लड़कियों के साथ क्यों नाचना है, वो भी अपनी पहचान छिपाकर? और इन दोनों विवादों पर हमारे 2 सवाल हैं। पहला कि देश में ढेरों कानून बन सकते हैं, तो एक कानून त्योहारों पर मीट शॉप को लेकर आखिर क्यों नहीं बना दिया जाता? और दूसरा सवाल यह है, जब सरकारें ऑर्डर नहीं देती हैं, तो धर्म और आस्था के ठेकेदार बीएनएस की कौन सी धारा के तहत मॉरल पुलिसिंग करने सामने आ जाते हैं? तो आज जनहित में नवरात्रि के इन दोनों विवादों की बात करने वाले हैं। मीट की दुकानों से हिंदू आस्था को आहत होने से बचाने के लिए कहां-कहां और कितने तरह के किरदार आगे आए, वो आपको दिखाएंगे। और दूसरे पार्ट में बताएंगे गरबा पंडालों में हिंदू बहन बेटियों को कथित भाईजान की बुरी नजर से बचाने के लिए कथित बजरंगी कौन से 5 सनातनी कोड लेकर सामने आ गए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मीट शॉप की खबर से कि क्या इनके खुले रहने से नवरात्रि में हिंदू आस्था को ठेस लगेगी। दिल्ली में बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने सीएम रेखा गुप्ता और एमसीडी को चिट्ठी लिखी थी कि नवरात्रि में मीट शॉप बंद कराने का ऑर्डर निकाल दें, लेकिन दोनों से जब कोई जवाब नहीं आया तो मारवाह आज खुद ही हिंदू आस्था की रखवाली करने के लिए सड़क पर उतर आए। जंगपुरा में मीट शॉप के शटर गिरवा दिए, दुकानदारों से वादा भी ले लिया कि 9 दिन ताले नहीं खोलने हैं। 9 दिन नजर रखने के लिए अपने वॉलंटियर भी वहां पर तैनात कर दिए। हालांकि इसका जवाब नहीं दे पाए कि फिर भी किसी ने दुकान अगर खोल ली तो वो आगे क्या करेंगे। नवरात्रि में मारवाह की तरह दिल्ली के और भी बीजेपी एमएलए मीट शॉप पर नवरात्रि एक्शन में हैं। तो दूसरी ओर इसे तानाशाही बताने वाले भी अब सामने आ चुके हैं। देखिए, डर के समझो चाहे रिस्पेक्ट समझो, हमारा वॉलंटियर घर नहीं बैठेगा, बार बार चक्कर लगाएंगे कि कोई दुकान खुली तो दुकान खुली नहीं खोलेंगे ना, उसका इलाज है। ये खुलेंगी नहीं दुकान, कोई मतलब खुलता हुआ पाया गया तो एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। दुकान नहीं खुलेगी किसी भी तरीके से, हमेशा तो खुली रहती है। अगर 9 दिन बंद हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी इनको? विधायक थे पहले, कभी नहीं हुआ। पहले ये इसमें थे, क्या नाम है, कांग्रेस के अंदर थे, कभी ऐसे नहीं हुआ। अब ये जब से बीजेपी की सरकार हुई उसके चक्कर में पहली बार बंद हुई। आपके अंदर गट्स है तो दिल्ली में जितने 5 स्टार होटल है वहाँ पे आप नॉन वेज बंद करा के दिखा दीजिए। जो डिप्टी कमिश्नर को भी लेटर दिया मैंने कहा कि पचपड़ का विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी मांस की दुकानें हैं मंदिर के आसपास 100 मीटर के दायरे में बंद रहनी चाहिए। ये सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ है। दलितों की जितनी मीट की दुकानें हैं ये उन्हें बंद करा करके उनको बड़ा संतोष मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है तो 5 स्टार होटलों में आप लिकर्स को बंद करवाइए। नवरात्रि में मीट शॉप का ये दंगल सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि देश के छोटे छोटे कई हिस्सों में शुरू हो गया है। बयान अलग अलग हैं, पर मूल भाव एक ही है कि 9 दिन मीट शॉप बंद रखने से क्या कयामत आ जाएगी? क्या हिंदुस्तान में हिंदू शुद्धता से त्योहार भी ना मनाने पाए? हिंदू आस्था का क्या इतना सम्मान नहीं किया जा सकता? हिंदू की कद्र नहीं तो काहे की गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बार बार वकालत की जाती है।
और फिर आखिर में ये तर्क एक जिद में बदल जाता है कि देखते हैं कैसे बंद नहीं करोगे मीट शॉप। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू आस्था का सम्मान तो करना ही होगा। लेकिन फिर इसमें दूसरी तरफ से भी कई तर्क दिए जाते हैं। 9 दिन दुकान बंद रखने से क्या कमाई नहीं घटेगी? होटलों में नॉनवेज बंद नहीं तो फिर मीट शॉप को बंद क्यों करवाया जा रहा है? मीट शॉप खुली रखने से हिंदू भावनाएं आहत कैसे हो जाती हैं? क्या नवरात्रि में कुछ जगह पशु बलि की प्रथा नहीं है? दरअसल खाने पीने की शुद्धता पर तो देश में कई कानून हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि फला त्योहार पर फला चीज के दिखने या बिकने से आस्था आहत हो सकती है। इसीलिए ये अंतहीन बहस हर बार हिंदू मुसलमान एंगल पर आ जाती है और उससे आगे बढ़ नहीं पाती। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं नवरात्रि के दूसरे विवाद पर, जो गरबा पंडालों के द्वार पर जा पहुंचा है। मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम है? यहां तुम्हारा का मतलब मुसलमान है। यह विवाद भी पुराना ही है और एक बार फिर इस नवरात्रि में भी लौट कर आ गया है। क्या वाकई ऐसा है कि मुस्लिम लड़के भी साल भर नवरात्रि का इंतजार करते हैं कि कब गरबे शुरू हों, और वो भी बंटी या बबलू नाम से लंबा कुर्ता और सिल्क दुपट्टा पहनकर गरबा पंडाल में घुस जाएं? किसी हिंदू लड़की के साथ गरबा करके दोस्ती करें, फिर उसे बरगलाकर लव जिहाद का लक्ष्य हासिल करें। आपको लगे या ना लगे, हिंदू ब्रिगेड की माने तो यही सच है। और इसीलिए हिंदू ब्रिगेड इस नवरात्रि में भी एक्टिव हो गई है कि कोई भी विधर्मी यानी दूसरे धर्म का व्यक्ति गरबा पंडाल में घुसने नहीं पाए, हिंदू बेटियों को ना छेड़ सके, ना घुस सके, ना घूर सके, और ना ही खुद को आकाश या प्रकाश बताकर उनसे ज्यादा घुल मिल पाए। गरबा पंडालों में लठात बिठाने और सबके आधार कार्ड चेक करने की व्यवस्था भी इस बार की गई है, लेकिन इससे 5 सूत्रीय फॉर्मूला भी निकाल लिया गया है। सबसे पहले भोपाल के एक गरबा पंडाल में लगा ये बोर्ड देखें और इसे पढ़ें। इस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था कर दी जाएगी। इसमें जिहादियों शब्द का इस्तेमाल किसके लिए है, आप समझ सकते हैं। उचित व्यवस्था का अर्थ भी बोर्ड पर बने जूते, चप्पल और डंडे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आयोजकों से सुने, लव जिहादियों को हिंदू बेटियों से दूर रखने, उन्हें पंडाल के द्वार पर ही धर दबोचने का कौन सा 5 फॉर्मूला लगाया गया है। प्रत्येक आने वाले के माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में उसका कलावा बांधेंगे, रक्षा सूत्र जो कहते हैं जिसे, और अगर इस धरती पे कुछ पवित्र है तो गंगा जल और गौमूत्र है। गंगा जल का हम सेवन कराएंगे, गौमूत्र का छिड़काव कराएंगे। भगवान विष्णु के अवतार, वराह अवतार, उनके सामने नमन कराते हुए इस झांकी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो आप तो सनातन में आ ही गए ना, क्योंकि आपके उसमें तो किसी और देव को देव माना नहीं गया। आप अगर वराह अवतार का प्रणाम करते हो, गंगा जल का सेवन करते हो, गौ माता को माता मान के उनका गौमूत्र अपने ऊपर धारण कर लेते हो, तो आप तो घर वापसी आपकी हो ही चुकी है। हमें अलग से कुछ नहीं करवाना, हम किसी का नाम बदलने नहीं बैठे हैं। तो ये है फॉर्मूला। पहले तो तय किया गया था कि गोमूत्र भी पिलाएंगे, लेकिन बाद में संशोधन किया गया कि छिड़कना ही काफ़ी है। तो गरबे में सनातनी कोड ये है कि गरबा पंडाल में एंट्री लेवल पर पहले तिलक लगाया जाएगा, फिर हाथ में कलावा बांधा जाएगा, फिर गंगा जल पिलाया जाएगा, चौथी पहचान की जाएगी गौमूत्र छिड़क कर, और 4 स्टेप पार करने के बाद 5वें स्टेप में वराह देवता की तस्वीर सामने की जाएगी। कहा जाएगा कि इन्हें नमन करो। 5 लेवल की चेकिंग पार करने पर ही पंडाल में एंट्री दी जाएगी। और बोर्ड पर घर वापसी लिखने का निहितार्थ यह है, इसके बाद भी कोई सलीम अगर चीटिंग करके पंडाल में घुस जाता है तो 5वां लेवल क्रॉस करके वो खुद ब खुद सलीम से संजय में परिवर्तित हो चुका होगा। ये वराह देवता वाला आइडिया दरअसल सावन में कांवड़ियों की पहचान और हिंदू नाम से मुस्लिमों के होटलों की पड़ताल के लिए आजमाया गया था, लेकिन नवरात्रि के गरबा पंडालों में इसकी एंट्री इस बार हो रही है। और ये सिर्फ भोपाल या इंदौर की बात नहीं है। गुजरात में सूरत, वडोदरा से लेकर राजस्थान में जयपुर और भीलवाड़ा तक कई गरबा पंडालों में ये सनातनी कोड लागू किया जा रहा है। पूरे 9 दिन की बड़ी तैयारी है। षड्यंत्र के तहत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गरबा डांस आयोजित किया जा रहा है। गैर मजहब के लड़के और हिंदू धर्म की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए पूरा सहयोग किया जाता है। गैर विधर्मी जो है वो इस पंडाल में प्रवेश ना करे।
अगर गरबा पंडालों में इस बार अगर मुस्लिम युवक, गैर हिंदू युवक मिलते हैं तो उन पर सीधे एफआईआर कराई जाएगी। पुनः ये चेतावनी देता हूं कि गैर सनातनी आयोजन गरबा महोत्सव से दूर रहें। स्पष्ट संदेश है मुस्लिमों, हमारे गरबा पंडालों में न आए। पहले से भी हम करते आए हैं कि भाई आईडी कार्ड देखते हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वही आए, गैर समाज के लोगों का कोई महत्व नहीं आने का। 2014 के बाद देश में इतना ज़्यादा सांप्रदायिकता बढ़ गई है कि ये लोग जो मुसलमानों को बिल्कुल अलग थलग करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इससे देश का नुकसान है। हमारे लिए बैन है तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? मुसलमान बच्चों को हरगिज़ वहाँ नहीं जाना चाहिए। हालात और माहौल को देखते हुए मेरी सलाह है सब मुस्लिम बच्चों से। पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने विश्लेषण आपने सुन लिए हैं। हालांकि एनसीआरबी से लेकर किसी भी राज्य की पुलिस के रिकॉर्ड में कोई आंकड़ा नहीं है कि गरबा पंडालों में बीते वर्षों में कितने विधर्मी पहचान बदलकर घुसे हैं, उनमें कितने लव जिहादी थे, उन पर क्या धाराएं लगी हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि यूपी में लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना था उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि नवरात्र है तो गरबा भी होगा, मॉरल पुलिसिंग भी होगी, विवाद भी होगा ही। खबर के अंत में दो तस्वीरें भी आपके सामने रखते हुए बयान सुना देते हैं। इंदौर की पूर्व विधायक उषा ठाकुर खुद भी कभी गरबे में मॉरल पुलिसिंग किया करती थीं, लेकिन इस बार हिंदू लड़कियों को ही उपदेश दे रही हैं। उनका कहना है कि गरबे में जाओ तो भक्तिभाव से जाओ, फैशन करने के लिए नहीं जाओ। बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सजधज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। हालांकि लड़कियां क्या पहने यह उनका अधिकार है। अब दूसरी तस्वीर भी आपके सामने रख देते हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव के शहर उज्जैन की तस्वीर। लड़कियां AK-47 राइफल लेकर गरबा प्रैक्टिस कर रही हैं। हालांकि ये खिलौना बंदूकें, लेकिन इस पर उज्जैन के सांसद की फिलॉसफी सुन लीजिए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नारा भी दिया महिला सशक्तिकरण का, और आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी बेटियों ने अपना जो शौर्य दिखाया है कि दुश्मन के दांत खट्टे होकर, और पूरे विश्व ने देखा है कि भारत की जो बेटियों को हम दुर्गा, कालका और चंडी ऐसे ही नहीं कहते हैं, वो वास्तव में अगर अपने पे आ जाए तो वो सबका मतलब दुश्मन का विनाश भी कर सकती है। और जो मिसाइलें बनी हैं और जो पाकिस्तान में गिरी हैं, तो वो मिसाइलें भी हमारी बेटियों के द्वारा निर्मित की गई थी, जो सटीक थी, और पूरे विश्व ने देखा है कि जो टारगेट तय करे उसी टारगेट पर जाके विध्वंस करा। सांसद हैं उज्जैन के। बहरहाल आज तो नवरात्रि पहला दिन था, तय माने अभी 8 दिन और इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहेंगी। लेकिन आपके लिए ये भी बताते चले कि पिछले कुछ नवरात्रा में कई ऐसे चेहरे भी जरूर देखे गए जिन्होंने नाम और पहचान छिपाकर गरबे के कार्यक्रम में एंट्री लेने की कोशिश की थी। जैसे ही कोई और जानकारी मिलेगी इस खबर से जुड़ी हुई आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जनहित में आज से महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की 9 दिवसीय उपासना का पर्व शुरू हुआ है, लेकिन इसकी पूर्व संध्या पर ही भारतीय टीम ने क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों की खाल ओढ़े आतंकवादियों की टीम का मर्दन कर दिया। जनहित के दर्शक जानते हैं कि कल दुबई में क्या हुआ। टीम इंडिया ने एशिया कप में एक बार फिर पाकिस्तानी टीम को धो दिया, तोड़ कर रख दिया, चारों खाने चित कर दिया। लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना भी घटी जिसने पाकिस्तान के असली चरित्र को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। क्रिकेट के शौकीन इन दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम जानते होंगे। एक है साहिबजादा फरहान, दूसरा है हारिस रऊफ। दोनों के नाम आप भले जानते होंगे, लेकिन इनके असली पहचान से आप शायद वाकिफ नहीं होंगे। तो आज जनहित में जान लीजिए, ये दोनों क्रिकेटर नहीं बल्कि सही मायने में आतंकी हैं। ये खिलाड़ी नहीं, दहशतगर्द हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, एक एक करके सबूत आपके सामने रखते हैं। कल के मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का मौका दिया।
तो पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने 10वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसका जश्न आतंकी नर्सरी में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने वाले इस दहशतगर्द क्रिकेटर ने कुछ यूं मनाया। अपने बल्ले को दर्शकों की ओर बंदूक की तरह लहराया, कुछ AK-47 की तरह। आपने देखा होगा आतंकवादियों की जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं पाकिस्तान से, बिल्कुल उसी तरह फरहान ने ऐसा करके क्या बताने और दिखाने की कोशिश की? क्या इस आतंकी क्रिकेटर ने अपने इस हरकत के जरिए पहलगाम आतंकी हमले के जख्म को कुरेदने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 26 निहत्थे हिंदुस्तानियों का नरसंहार किया था? पूरी कहानी आपको बस थोड़ी देर में समझाने वाले हैं। अभी आप आतंकिस्तान के एक और खिलाड़ी हारिस रऊफ की आतंकी हरकतें देखिए। मैच की दूसरी पारी चल रही थी, भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी। पाकिस्तानी गेंदबाज रऊफ बाउंड्री के करीब फील्डिंग कर रहा था, तभी दर्शकों ने कोहली कोहली का शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि कल के मैच में विराट कोहली खेल नहीं रहे थे, वो 2020 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन 2022 में 2020 वर्ल्ड कप के मैच के दौरान कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन की अद्भुत पारी खेली थी। उस मैच में उन्होंने 19वें ओवर में रऊफ की गेंद पर लगातार 2 शानदार छक्के लगाए थे, जिसे उनके प्रशंसक आज भी याद करते हैं। कल के एशिया कप मैच में भी रऊफ को देखकर दर्शकों को याद आ गया और कोहली कोहली उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो आतंकिस्तान के इस खिलाड़ी ने अपने हाथ की उंगलियों से 6-0 का इशारा किया, फिर इसने अपने दाहिने हाथ से विमान के गिराने की मुद्रा दिखाई। सवाल यह है, क्या रऊफ ने इसके जरिए पाकिस्तान के उस झूठ को दोहराने की कोशिश की है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के विमानों को गिराने के फर्जी, गलत, झूठे, भ्रामक दावे किए गए थे? इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के आतंकी खिलाड़ियों की शर्मनाक और बेहूदी हरकतों पर कैसे भारत में राजनीति हो रही है वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा आतंकिस्तान के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने वाले दोनों खिलाड़ियों का वीडियो विश्लेषण कर लेते हैं। पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की आतंकी हरकतों की सबूतों के साथ छानबीन करते हैं, जिससे 50 रन पूरे क्या किए, अपने बल्ले को बंदूक की तरह लहराया, बल्ले को ही बंदूक समझकर ट्रिगर दबाया, गोलीबारी का इशारा किया। अब सवाल यह है, क्या फरहान ने अपने इस घटिया हरकत से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले को नैरेट करने की, दिखाने की कोशिश की? पहलगाम में कुछ इसी तरह से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। कश्मीर घाटी में छुट्टी मना रहे 26 भारतीयों का नरसंहार किया गया था, उनसे उनका धर्म पूछकर। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने भी मान लिया कि पहलगाम में उसके यार दोस्तों ने ही कत्लेआम को अंजाम दिया है, क्योंकि उसकी हरकतें मैदान में वही थीं। अब पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ की दहशतगर्दी की भी पड़ताल कर लेते हैं। तो इस बॉलर ने फील्डिंग के वक्त भारतीय दर्शकों के सामने 6-0 का इशारा किया, फिर उंगलियों से विमान गिराने का हाव भाव दिखाया। हंसी आती है इस खिलाड़ी पर, पाकिस्तान के इस 2 टके के गेंदबाज की इस हरकत पर, जो अपनी आतंकी फौज से मिले झूठ के चूरन के नशे में इतना झूम रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, नेस्ता नाबूद कर दिया था, बल्कि पाकिस्तानी सेना के हमले के जवाब में उसके तमाम सैन्य और हवाई ठिकानों को कब्रिस्तान में बदल दिया। इस दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और 1 अवॉक्स एयरक्राफ्ट को भी बर्बाद कर दिया गया। और तो और जकोबाबाद एयरफील्ड की तबाही की जद में पाकिस्तान को अमेरिका से खैरात में मिले कुछ F-16 जहाज भी आए थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना और सरकार ने उल्टे भारत के विमानों को गिराने का प्रपंच बांटना शुरू कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी गेंदबाज ने 6-0 वाला इशारा किया और हुआ यह कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंद दिया। लेकिन अफसोस कि अब क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के आतंकी खिलाड़ियों की दहशतगर्दी के इशारों पर भारत में सियासत हो रही है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पाकिस्तानी बल्लेबाज के आतंकी जश्न वाली तस्वीर को सोशल मीडिया में शेयर किया। इसके साथ ही लिखा, साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, उन्हें गोलियों से भून डाला, अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया। इसके आगे वो BCCI और मोदी सरकार के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद फरहान का 5 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए संजय राउत ने एक और पोस्ट लिखा। इसमें बीजेपी और आरएसएस को भी टैग किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ के आतंकी इशारे वाले वीडियो को शेयर किया और लिखा कि इस वाहियात हरकत को करवाने के लिए इन पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने को इतने आतुर हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में पाकिस्तानी टीम पर विजय की चर्चा कम, उसके खिलाड़ियों की आतंकी हरकतों पर राजनीतिक चर्चा ज्यादा हो रही है। शहजादा फरहान जो 50 रन मारने के बाद पूरे मैदान में अपने बैट को एक बंदूक की तरह उठाकर दिखा रहा है, शर्म आनी चाहिए बीसीसीआई को, शर्म आनी चाहिए आईसीसी को, शर्म आनी चाहिए भारत के खेल मंत्रालय को और भारत सरकार को। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को 3 बार सबक सिखाने वाला ये भारत है। हमने अतीत में भी दिखाया है, पर वो चित्र देखकर अगर उबाटा के नेता खुश हो रहे हैं तो ये स्पष्ट होता है कि वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के अब वो प्रवक्ता बन चुके हैं। जो सिंदूर आप कह रहे थे कि मेरी लहू नहीं खौलता हुआ सिंदूर रगों में दौड़ रहा है, क्या अब रगों में बर्फ दौड़ने लगा? कोई शर्म आ गई है? नहीं आई है। यहाँ की जनता बिल्कुल इस फेवर में नहीं थी कि उसके साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को आतंकियों ने मारा और ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे, उसके बाद भी अपनी सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान में कहने को इन दिनों एक चुनी हुई सरकार है जिसे सेना की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन सही मायने में इस मुल्क में आतंकवादियों के लिए आतंकियों द्वारा और आतंकियों की ही हुकूमत है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर जो हो रहा है वो पूरी तरह से अंधेरगर्दी और दहशतगर्दी है। एयर स्ट्राइक से तबाह कंक्रीट के मलबों के बीच खाटों पर पड़े बेजान बच्चों का ये मंजर खैबर पख्तूनख्वा का है। गौर से देखिए, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, जहां आसिम मुनीर की फौज ने आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर नया कत्लेआम किया है। बम बरसा कर बड़ी ही बेरहमी से छोटे छोटे बच्चों समेत 30 लोगों की हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने JF-17 विमान से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मात्रे द्वारा इलाके में कम से कम 8 LS-6 बम गिराए। यह बमबारी रिहायशी बस्ती पर की गई, जिसका अंजाम यह हुआ कि पूरी बस्ती मलबे में बदल गई। पाकिस्तानी सेना की बमबारी की जद में आकर अब तक 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार के मुताबिक अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इस इलाके में तहरीके तालिबान के अड्डे हैं, जिनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस अभियान में आप देख सकते हैं कि कैसे मासूम और बेगुनाह लोगों का नरसंहार किया गया है। जाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत की कलई उसकी आवाम के सामने ही फिर से खुली है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के लोग मुनीर आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विद्रोह पर उतारू हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उस बवाल की जो इन दिनों देशव्यापी होता जा रहा है। यूपी के कानपुर में 10 सितंबर को पुलिस वालों ने कुछ मुस्लिम युवकों पर केस दर्ज किया। दावा किया जा रहा है कि एक धार्मिक बैनर को लेकर यह कार्रवाई की गई। 10 दिन हो गए हैं, लेकिन ये विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि देश के दर्जन भर से ज्यादा शहरों में इन दिनों प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पुलिस को निशाना बनाया गया, कहीं भड़काऊ नारे लगाकर सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। रात का अंधेरा है। अंधेरे में सड़क पर सैकड़ों की भीड़ है और उन्मादी भीड़ एक पुलिस वाले को पीट रही है। वर्दी में पुलिस वाला आगे आगे भाग रहा है, पीछे उपद्रवी उसे खदेड़ रहे हैं, हाथ पैर से पीट रहे हैं। सरेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ दी, सड़क पर हंगामा किया। बवाल के पीछे आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाला गया वो जुलूस है
जिसकी वजह से देश के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव का माहौल खड़ा हो गया है। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। पिछले 3-4 दिनों से शहर शहर ऐसे ही जुलूस निकल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर काशीपुर की तरह बवाल हुआ है। यूपी के उन्नाव में भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाकर सामाजिक माहौल को खराब करने की कोशिश की है। उन्नाव में रविवार की रात को भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए। पुलिस पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी कर दी, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। विपक्ष इस तरह के विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहा है। लखनऊ में प्रदर्शन की अगुवाई समाजवादी पार्टी ने की, तो बरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस क्यों कार्रवाई कर रही भाई? मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आई लव मोहम्मद, मेरी जिंदगी मोहम्मद के नाम है। पुलिस का क्या मतलब है? मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म को मानूं। मैं तो ये कहूँगा, ऐसे लोगों को तत्काल जेल की शिक्षों में डाल देना चाहिए और इसमें कोई रियायत बरतनी चाहिए, क्योंकि ये दैत्यों के वंशज हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरे विवाद की जड़ में है कानपुर की 10 सितंबर की घटना। आरोप है कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। अब विरोध में इस तरह के पोस्टर के साथ अलग अलग शहरों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कानपुर पुलिस पर कार्रवाई की मांग हो रही है, जबकि कानपुर पुलिस का कहना है कि पोस्टर पर नहीं, बिना इजाजत जुलूस निकालने पर कार्रवाई की गई थी। और अब बात बिहार की चुनावी राजनीति के करेंगे। इन दिनों एनडीए के अंदर भी आपसी कलह तेज हो चली है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन का साझा सम्मेलन चल रहा है, जहां शक्ति प्रदर्शन के बहाने आपसी भिड़ंत हो जा रही है। कहीं बीजेपी से जेडीयू के समर्थक भिड़ जा रहे हैं, कहीं बीजेपी वाले आपस में भिड़ जा रहे हैं। टिकट की दावेदारी पर हो रही मारामारी को आपको जरूर देखना चाहिए। तस्वीर नंबर 1, सारण के सोनपुर में संग्राम। तस्वीर नंबर 2, सिवान के धरौंदा में दंगल। तस्वीर नंबर 3, अररिया के नरपतगंज में हंगामा। तस्वीर नंबर 4, दरभंगा के अलीनगर में आक्रोश। ये चारों तस्वीरें बिहार के अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन चारों में कहानी एक है, और कहानी है बवाल की, हंगामे की, नारेबाजी और आक्रोश की। सबसे ताजा कहानी सारण के सोनपुर से आई है। यहाँ बीजेपी के 2 दावेदारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। सभा में ही कुर्सियां चलने लगी। सोनपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक विनय सिंह और पंकज सिंह दावेदार हैं। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये बवाल हुआ। शक्ति प्रदर्शन के लिए दोनों के समर्थक भिड़ गए। अररिया के नरपतगंज की कहानी कुछ ऐसी ही है। स्थानीय बीजेपी विधायक के खिलाफ एनडीए के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। केंद्रीय मंत्री के सामने ही सभा स्थल में कुर्सियां चलने लगी। कहीं बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ रहे हैं, तो कहीं गठबंधन की पोल खुल रही है। जेडीयू और बीजेपी के समर्थक अपने अपने नेता के लिए मल्ल युद्ध लड़ने लग जा रहे हैं। सिवान में दरौंदा सीट है। जेडीयू के बाहुबली नेता अजय सिंह और बीजेपी के विधायक व्यास सिंह के समर्थकों में खूब धक्का मुक्की हुई है। काफी देर तक सभा स्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा। मंच पर खड़े होकर नेताओं को शांत कराना पड़ा। ऐसा ही कुछ दरभंगा में भी दिखा, जहां अलीनगर में सम्मेलन के दौरान बीजेपी और जेडीयू के समर्थक भिड़ गए, नारेबाजी करने लगे। इससे पहले जमुई के चकाई में पिछले हफ्ते मंच पर ही मंत्री और पूर्व एमएलसी के समर्थक आपस में भिड़े थे। दोनों जेडीयू से टिकट के दावेदार हैं। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गई हैं।
वैसे कलह सिर्फ एनडीए में ही नहीं है, लालू परिवार के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी इन दिनों बागी हैं और अब आरजेडी के अंदर की ये लड़ाई सोशल मीडिया की सरहदों को लांघते हुए सड़क पर भी आ गई है। सारण में रोहिणी के समर्थकों ने तेजस्वी का रास्ता रोक लिया और बीच सड़क पर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। क्या रोहिणी आचार्य आरजेडी छोड़ने वाली हैं? क्या आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आ गई है? क्या लालू यादव की बेटी बागी हो गई है? ये वो सवाल हैं जो बीते 4 दिनों से बिहार का पॉलिटिकल पारा हाई किए हुए हैं और अब तो लालू परिवार की लड़ाई घर से होते हुए सोशल मीडिया के रास्ते सड़क पर आ गई है। वीडियो रात के अंधेरे का है। नारा लगाने वालों का चेहरा भले ना दिख रहा हो, लेकिन आवाज साफ साफ सुनी जा रही है। रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी अपनी यात्रा के दौरान 2 दिन पहले वैशाली से जब पटना की तरफ बढ़ रहे थे, तब सोनपुर के बजरंग चौक पर ये नारेबाजी हुई। बताया तो ये भी जा रहा है कि समर्थकों ने तेजस्वी की गाड़ी का रास्ता घेर लिया और रोहिणी के पक्ष में नारेबाजी की। इस नारेबाजी पर सियासी गलियारों में काफी सरगर्मी देखी और सुनी जा रही है। इधर इंडिया गठबंधन के नेता जाते हैं, अपने नेताओं को जिंदाबाद करते हैं, और जिधर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता जाते हैं तो जनता से खदरे जाते हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तो राजनीति करेगा ही। जिस सोनपुर में तेजस्वी के सामने रोहिणी के लिए नारे लगे, वो सारण लोकसभा का हिस्सा है। पिछले साल इसी सीट से चुनाव लड़कर रोहिणी हार गई थी। बीते बुधवार को रोहिणी ने तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठने को लेकर इशारों में सवाल उठाए थे। सियासी चश्मे से पढ़ने वालों ने इसे बहन की बगावत का नाम दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर संजय यादव के कथित समर्थकों ने रोहिणी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बीजेपी को इसी बहाने तेजस्वी और आरजेडी पर निशाना साधने का मौका मिला हुआ है। रोहिणी से हमें बहुत सहानुभूति है। उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किया, अपने पिता की जान बचाई। उसके बावजूद रोहिणी के परिवार में ही नमूने एहसान फरामोश हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तेजस्वी पहले अपने घर के आंतरिक मामलों से निपटे, फिर बिहार की सोचे। जनता उनको धूल चटा देगी। ऐसा लग रहा है जैसे तेजस्वी को भाई बहनों से संजय यादव ने दूर कर रखा है। पार्टी और परिवार को संजय यादव ही चला रही है। फिलहाल रोहिणी जिस तरह से सोशल मीडिया पर लिख रही है, उसे बगावत की कैटेगरी में माना जा रहा है। उन्होंने एक्स पर परिवार के तमाम लोगों के साथ ही राजनीतिक हस्तियों को अनफॉलो कर रखा है। आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली। बात दिल्ली की लव कुश रामलीला कमेटी में किरदार पर मचे विवाद की, जहां अभिनेत्री पूनम पांडे के किरदार को लेकर बवाल जारी है। आज पूनम ने दावा किया कि वो रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, लेकिन अब रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने कह दिया कि इनके बारे में पहले से पता होता, जानते तो फिर ये रोल ऑफर नहीं करते। दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे ही निभाएंगे। इस सवाल पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। नवरात्र के साथ ही आज से लाल किले में रामलीला का मंचन शुरू हो गया, लेकिन मंदोदरी की भूमिका को लेकर छिड़े विवाद के बीच अभिनेत्री पूनम पांडे ने सामने आकर खुद ही ऐलान कर दिया कि लव कुश रामलीला में लंका की महारानी के रूप में वही नजर आएंगी। इसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पूनम पांडे ने आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और बताया कि रामलीला में मंदोदरी जैसे अहम किरदार को निभाने के लिए वो किस तरह से तैयारी कर रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि
फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम, मिलते हैं रामलीला में। लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से मंदोदरी का पात्र निभाने के लिए अभिनेत्री पूनम पांडे के सिलेक्शन को लेकर विवाद अब भी थमा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के अलावा कई लोग पूनम पांडे को रावण की महारानी का रोल दिए जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस विवाद को बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। पूनम पांडे जी को मंदोदरी का किरदार नहीं निभाना चाहिए, रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभाना चाहिए। बेवजह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वो ऐसी जिहादी तो है नहीं, वो कलाकार है, तो वो भी हिंदू है। दरअसल अभिनेत्री पूनम पांडे की छवि और रामलीला से जुड़ी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग तेज हो गई है कि मंदोदरी जैसे आदर्श चरित्र का किरदार पूनम पांडे की जगह किसी और एक्टर को दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आज से घटी हुई जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं। रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाली पानी की बोतलों की कीमत घटाई गई है, लेकिन आज एबीपी न्यूज ने देश के अलग अलग स्टेशन पर जाकर जब इसकी पड़ताल की तो रेलवे की पोल खुल गई। जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वक्त सुबह 11 बजे। खुफिया कैमरे पर एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अजातिका सिंह जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल की कीमत जानने पहुंची तो दुकानदार ने 15 रुपए कीमत बताई। ये भी कहा कि नया स्टॉक नहीं आया है। भैया पानी है रेल नीर वाला, भैया कितना पे करें इसका? 15 रुपए कर दो मैडम। अभी 14 का नहीं हुआ, अभी तो 15 वाला ही आ रहा, देख लो आपके सामने। 14 वाला कब आएगा? 14 वाले की सप्लाई आएगी, आज देखो आज का 22 तारीख से दे रखा है। एक प्लेटफॉर्म से अजातिका दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंची। वहां तो बकायदा 14 रुपए का बोर्ड लगा था, लेकिन दुकानदार ने 15 रुपए की डिमांड कर दी। दलील वही, स्टॉक वाली। भैया रेल नीर वाला पानी है कितने का? आपके बाहर तो लिखा हुआ 14 रुपए। गनीमत तो ये है कि दिल्ली में खुफिया कैमरे पर दुकानदार ने रेल नीर की कीमत 15 रुपए बताई। प्रयागराज में तो खुल्लम खुल्ला कैमरे पर वेंडर 15 रुपए ले रहा है। अभी तो साहब मैं 15 में बेच रहा हूँ। अभी रेलवे की तरफ से हमें कोई आदेश नहीं आया है, ना तो ठेकेदार की तरफ से कोई सूचना आई है। तो इसके लिए क्या कहें साहब, उसमें प्रिंट रेट 15 है, 15 को हम लोग बेच रहे हैं। यूपी में ही कानपुर स्टेशन पर भी आज रेल नीर 15 रुपए में ही बिका है। गोरखपुर में भी प्लेटफॉर्म पर पानी 15 रुपए में ही बिक रहा है। यहाँ भी वेंडर छोटे लाल की दलील यही है कि नया पानी आएगा तो नया दाम लगेगा। 15 रुपए रेट चल रहा है हमारे पास, जो पुराना स्टॉक रखा हुआ है अभी वही रेट में हम लोग बेच रहे हैं। पैसेंजर की कंप्लेंट भी आ रही है, स्टोरों से भी आ रही है। वो तो सर प्रिंट आ जाएगा, नया प्रिंट आ जाएगा, उसी रेट पे मिलेगा। अभी तो वही रेट का हम लोग को पैसा लग रहा है, इस पे 14 रुपए है। कहानी ये है कि रेल मंत्रालय ने अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी, ऑर्डर कागज पर जारी भी हो गया। सोशल मीडिया पर 2 दिनों से प्रचार किया जा रहा है। बावजूद इसके नए और पुराने स्टॉक के फेर में यात्रियों से एक्स्ट्रा वसूली जारी है। हालांकि इसी यूपी के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, जो कि पहले मुगल सराय स्टेशन था, वहां रेल नीर 14 रुपए में बेचा जा रहा है। रात 12 बजे से ही घटी हुई कीमत पर यहाँ के वेंडर रेल नीर बेच रहे हैं। देश भर में रोज 13 लाख लीटर रेल नीर बोतलों की सप्लाई की जाती है। 1-1 रुपए के खेल में किसके घर कितना गया, आप हिसाब लगाते रहिए। हकीकत ये है कि नए पुराने के चक्कर में यात्रियों को आज सस्ता पानी हर जगह नहीं मिला। और अब आज का वीडियो ऑफ द डे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के सुपरमार्केट में पहुंच गए। साथ में सांसद रवि किशन भी थे। योगी ने जीएसटी की घटी दरों के बारे में पूरी जानकारी दी और स्टोर के मैनेजर को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज ही जीएसटी की घटी दरें लागू हुई हैं। सीएम इसी की पड़ताल के लिए निकले हुए थे। और अब आज का जनहित मंत्र। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, लेकिन जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।